नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसावुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्त्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाधिकार के तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत आने वाला द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। और द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार के स्वरूप में आचार्य श्री हमको काल द्रव्य के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। और काल द्रव्य के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार करते हुए 138 नंबर की गाथा में कहते हैं कि यह नियम बतलाते हैं कि जो कालाणु है वह अप्रदेशी है, अर्थात एक प्रदेश स्वभाव वाला है। ठीक है ना, जिसका एक प्रदेश हो उसे अप्रदेशी कहते हैं। 138 नंबर की गाथा 378 नंबर का पेज। समोदु अपदेशो पदे समित्तस्य दव्वजादस्य वदिवददौ सुवट्टद पदे समागस्य दवस्। समय कहा है अप्रदेशी जब एक प्रदेशी परमाणु मंद गति से नभ प्रदेश उल्लंघन करके वर्त रहा। ठीक, तो ये जो कालाणु के स्वभाव को समझाते हैं। और कालाणु यानी काल द्रव्य, काल अणु मात्र, कालाणु कहने का तात्पर्य काल द्रव्य से है ना। तो जब कालाणु या काल द्रव्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो वहां मंद गति से, मंद गति रूप उसकी जो पर्याय है, एक समय की पर्याय जो मंद गति रूप है, माने पुद्गल के परिणमन की जो गति है, एक एक मंद गति जिसको एक समय से मापेंगे, वहां से उसका स्वरूप समझाते हैं। क्यों समझाते हैं ऐसा? क्योंकि मैंने आपको समझा था इकाई एक ही होती है, समझे ना। इकाई क्या होती है? इकाई एक होती है। एक में एक जोड़ने पर ही दो बनता है, फिर एक में, दो में एक जोड़ने पर तीन बनता है, तीन में एक जोड़ने पर चार बनता है। यानी दुनिया की जो सबसे छोटी इकाई हो है, या यूं कहे जो मूल इकाई है, वो एक है। जब हम किसी चीज की गणना करेंगे, गिनती करेंगे, तो कैसे करेंगे कि एक से ही शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार समय की जो सबसे छोटी इकाई है वो एक समय है। ठीक, और वो एक समय ही ऐसा है जिससे हम उस कालाणु के परिणमन का स्वरूप समझ सकते हैं, मतलब कालाणु के निमित्त से होने वाले परिणमन के स्वरूप को समझ सकते हैं। पकड़ में बात, यानी ये सिस्टम है सीधा सीधा।
एक समय को मापा जाएगा तो कैसे मापा जाएगा? तो क्या कोई समय घंटों में मापता है, कोई समय दिनों में नापा जाता है, कोई समय किसी प्रकार से नापा जाता है, लेकिन समय की इकाई शुरू कहाँ से होती है? सेकंड से या नैनो सेकंड से शुरू होती है। घंटा क्या है? सेकंड का समूह है। सेकंड क्या है? नैनो सेकंड का समूह है। किलो क्या है? ग्राम का समूह है। समझे ना? ग्राम क्या है? मिलीग्राम का समूह है। लीटर क्या है? मिलीलीटर का समूह है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? सबसे छोटी इकाई से ही बड़ी इकाई बनेगी। छोटी इकाई नहीं होगी तो बड़ी इकाई भी नहीं बनेगी। इसलिए उस काल द्रव्य के स्वरूप को समझाने समझाने के लिए जब काल द्रव्य की पर्याय का स्वरूप समझाते हैं, यानी काल द्रव्य का कार्य किस प्रकार से परिणमित होता है ये समझाते हैं, तो वहां समय की सबसे छोटी इकाई के माध्यम से ही उस काल द्रव्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं। और वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कि जैनागम में वे सबसे छोटी इकाई एक समय मानी गई। आई बात समझ में? क्लियर है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? तो यहाँ ये गाथा में काल द्रव्य का जब स्वरूप समझाया तो वह एक समय की इकाई से शुरू किया। क्या कहा उन्होंने? कि समय कहा है अप्रदेशी। समय कहा है अप्रदेशी अर्थात जो कालाणु द्रव्य है, काल द्रव्य है, वो अप्रदेशी होता है। अप्रदेशी अर्थात एक प्रदेश वाला होता है। अप्रदेशी अर्थात प्रदेश वाला नहीं होता है, ऐसा नहीं है ना? इसका समाधान आचार्य देव स्वयं 140 नंबर की गाथाओं में स्पष्ट कर देंगे कि अप्रदेशी कहने का तात्पर्य वहां एक प्रदेशी है, क्योंकि जिसके प्रदेश ही ना हो वह द्रव्य ही होता नहीं है, परंतु काल एक द्रव्य है और उसके प्रदेश है। प्रदेश है तो कितने प्रदेश हैं? कि एक प्रदेश मात्र है। क्योंकि पुद्गल के भी एक प्रदेश होता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में एक प्रदेश के साथ साथ व्यवहार की अपेक्षा से बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य होती है। इसलिए उस पुद्गल को एक प्रदेशी ऐसा भी कहते हैं और बहुप्रदेशी ऐसा भी कहते हैं। लेकिन काल द्रव्य को तो सदैव अप्रदेशी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक से अधिक ना निश्चय से और ना व्यवहार से किसी भी अपेक्षा से वो बहुप्रदेशी होता ही नहीं है। इसलिए वह सदैव एक प्रदेश होने वाला रहने के कारण अप्रदेशी कहलाता है। तो कहते हैं समय कहाँ है अप्रदेशी। समय किसका नाम है? काल द्रव्य का नाम है समय। समय सार में समय किसका नाम है? आत्मा का। समझ नहीं बात? और जनागम में समय नाम वास्तव में किसका है? छह द्रव्यों का। ठीक है ना? छह द्रव्यों को समय कहते हैं, आत्मा को समय कहते हैं और काल द्रव्य को भी समय कहते हैं। तो कौन कौन से अर्थ होते हैं ना? आगमार्थ, मतार्थ, शब्दार्थ, ये भेद होते हैं ना? होते हैं। तो शब्दार्थ की अपेक्षा से समय के कई अर्थ बनेंगे और आगमार्थ की अपेक्षा से यह ही बनेंगे, जो हमने आपके सामने अभी बतलाए। अब यह कहते हैं समय कहा है अप्रदेशी, यानी काल नामक द्रव्य को अप्रदेशी कहा है जब एक प्रदेशी परमाणु, एक प्रदेशी परमाणु नाम किसका है? परमाणु नाम उद्गल द्रव्य का है। एक बात है ना, कल मेरे बोलने में थोड़ा फ्लो में एक मिस्टेक हो गई, मैं उसको सुधार कर देता हूँ कि पुद्गल के प्रदेशों का आश्रय ऐसा कहा मैंने। तो पुद्गल के परमाणुओं का आश्रय होता है, प्रदेशों का नहीं। अब इसमें एक थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि बात समझ लो तो बात आपको समझ में आ जाएगी। एक होता है आगम की भाषा बहुत पद्धति। ज्यादा ब्रेक हो रही है। ब्रेक आवाज हो रही है? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ। एक मिनट को चेक कर लेते हैं क्यों ब्रेक हो रही है। हाँ, तो क्या कहा कि पुद्गल के प्रदेशों का आश्रय ऐसा कहा मैंने, है ना? जबकि वो पुद्गल के परमाणुओं का आश्रय ऐसा कहते हैं। तो अब इसमें छोटी सी क्या है ट्रिक, वो ट्रिक भी आपको समझा देता हूँ। आगम भाषा होती है ना, आगम भाषा। जब हम आगम पढ़ रहे तो आगम की भाषा से पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि पुद्गल के प्रदेशों को, मतलब पुद्गल के परमाणु को प्रदेश भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक प्रदेशी है ना पुद्गल परमाणु। परमाणु एक प्रदेशी है, प्रदेशी अप्रदेशी ऐसे नाम आया ना पुद्गल परमाणु के लिए पिछली गाथाओं में, कि उसको अप्रदेशी कहा। तो प्रदेशी कहने पर भी जो पुद्गल के अणु होते हैं, सबसे छोटा अणु होता है परम अणु, सिंगल एक अणु, उसका नाम परमाणु होता है। एक प्रदेशी होता है लेकिन उसका नाम परमाणु होता है। जैसे काल का अणु, सबसे छोटा अणु कालाणु है ना, काल द्रव्य सबसे छोटा अणु रूप में है ना, तो उसको कालाणु कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य सबसे छोटा अणु रूप में तो उसको परमाणु कहते हैं। ठीक। अब वो एक परमाणु भी है और एक प्रदेशी भी है। समझिएगा तो समझे, वरना उसका प्रदेश भी एक है और परमाणु भी वो अपने आप में एक रूप से ही है।
तो आगम में सीधा सीधा सा है कि पुद्गल के परमाणुओं को, पुद्गल द्रव्यों को, सिंगल पुद्गल द्रव्यों का परमाणु नाम है, सिंगल काल द्रव्य का कालाणु नाम है, और अन्य सभी द्रव्यों को प्रदेशों की अपेक्षा से कहते हैं। आकाश द्रव्य प्रदेशात्मक, जीव द्रव्य प्रदेशात्मक, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य प्रदेशात्मक, काल द्रव्य कालाणु, और पुद्गल द्रव्य परमाणु। ऐसा, तो ऐसा उनका नाम है, और उसके नाम से ही हमें उसकी चर्चा आदि व्याख्या को समझना और कहना चाहिए, है ना। और जो गलती हो जाए तो उसको सुधार कर लेना चाहिए। तो मुझे ये गलती अवगत हुई तो मैंने ये सुधार कर दिया। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ क्या समझाते हैं कि समय कहा है अप्रदेशी जब एक प्रदेशी परमाणु, तो एक प्रदेशी परमाणु किसकी बात कर रहा है कि परमाणु नाम पुद्गल का है। तो एक प्रदेशी परमाणु कहने का तात्पर्य हुआ एक परमाणु की बात चल रही, पुद्गल एक द्रव्य की बात चल रही। वह है मंद गति से नभ प्रदेश, यानी जब आकाश के प्रदेश में गमन करता है, कैसे गमन करता है कि मंद गति से गमन करता है, तब उल्लंघन करके वर्त रहा, यानी एक प्रदेश का उल्लंघन करके जब दूसरे प्रदेश में काला काला परमाणु गया, तो उसको जितना भी समय लगा, उस समय की इकाई को मापने में जिसका निमित्त पड़ा, वो निमित्त काल नामक द्रव्य है। माने काल नामक वह द्रव्य है जो पुद्गल के उस गति रूप परिणमन की इकाई को मापने में सहायी होता है। जैसे गति करते हुए धर्म और गति करते हुए पुद्गल और जीव द्रव्य को धर्म अधर्म सहायी होते हैं, ऐसे ही उस गति यानी स्पीड, स्पीड में जो टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन का जो निमित्त है वो कालाणु से मापा जाता है। पकड़ा मेरी बात? सिंपल सी बात हो गई ना। ऐसा, तो देखो यहाँ कहते हैं काल तो अप्रदेशी है और प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु। आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन कर रहा हो तब वह वर्तता है। कौन वर्तता है? वो काल द्रव्य वर्तता है, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। यानी कि उसकी मंद गति को मापने में निमित्त किसका है? वो काल नामक द्रव्य का निमित्त है, जिससे उसकी मंद गति को मापा जाता है, ना कि सिर्फ पुद्गल की गति को। अब जीव की गति है तो जीव की गति को भी वही नापता है ना, कि हम विग्रह गति मापते हैं, एक समय, दो समय, तीन समय और चार समय की। ये विग्रह गति मापते नहीं मापते हैं। अथवा अक्षर, पांच अक्षर प्रमाण सिद्ध गति आदि को प्राप्त करने की जो हम इकाइयां मापते हैं, एक गति से दूसरे गति में जाने को मापते हैं, तो ये सब काल द्रव्य से मापी जाती है। और इसके अलावा काल द्रव्य से भूत, वर्तमान और भविष्य भी मापा जाता है ना। काल द्रव्य से स्थूल व्यंजन पर्याय भी मापी जाती है, सूक्ष्म पर्याय भी मापी जाती है, एक समय का परिणमन भी मापा जाता है, और एक पर्याय का परिणमन भी मापा जाता है, एक स्थूल पर्याय और एक सूक्ष्म पर्याय, और बहुत काल की पर्याय को भी मापा जाता है। तो काल द्रव्य क्या है? वो समय के मापने की इकाई में निमित्त भूततया होता है, वो काल नामक द्रव्य होता है। अब उसका स्वरूप यहाँ पर कहते हैं। अब हमने इस पर चर्चा तो कल की थी ना कि कालाणु सिंगल ही क्यों रहता है, परमाणु जब जुड़ते हैं तो कालाणु के जुड़ने में क्या आपत्ति है, तो इसी चर्चा हम कल कर चुके हैं, इसलिए उस पर अधिक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपने उस पर कोई विचार किया हो, कोई प्रश्न आपको उस पर उठता हो, तो आप उस हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक, चलो 379 नंबर के पेज पर इसकी टीका करते हैं आचार्य अमरचंद्र देव, और 138 नंबर की गाथा में समझाते हैं कि काल द्रव्यतः प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी ही है। काल नामक जो द्रव्य है वो कैसा है कि वो एक प्रदेशी काल द्रव्य है, उस एक प्रदेशी काल द्रव्य को अप्रदेशी कहते हैं, और उसे पुद्गल की भांति पर्यायतः, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से तो पुद्गल भी एक प्रदेशी है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से वह पुद्गल द्रव्य कैसा है कि अनेक परमाणु युक्त होता हुआ स्कंद रूप भी परिणमित होता है। तो क्या काल द्रव्य भी ऐसा हो सकता है या होता है? कि उसका निषेध करने के लिए कहते हैं कि और उस पुद्गल की भांति पर्याय की अपेक्षा से देखने पर भी अनेक प्रदेशत्व नहीं है, अर्थात जैसे पुद्गल एक प्रदेशी होता हुआ भी अनेक प्रदेशी हो जाता है, परंतु यह काल द्रव्य कैसा है कि यह निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्य से, पर्याय से एक प्रदेशी मात्र ही रहता है, अनेक प्रदेशी नहीं होता है। आगे क्यों? क्योंकि परस्पर अंतर के बिना परस्तार प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र असंख्यात कार्य द्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क न होने से, क्योंकि परस्पर अंतर के बिना, परस्पर अंतर के बिना मतलब क्या होता है? जैसे एक प्रदेश पर एक कालाणु है, आकाश के एक प्रदेश पर एक कालाणु है, ठीक, फिर आकाश के दूसरे प्रदेश पर दूसरा कालाणु है, तो पहले कालाणु और दूसरे कालाणु के बीच में कोई स्पेस है क्या? कि कोई स्पेस नहीं है। समझे बिना नहीं समझे? गैप के, है ना, बिना गैप के, कोई गैप नहीं है हाँ, बीच में। बिना गैप के, हाँ कोई गैप नहीं है।
तो कोई स्पेस नहीं है उन दोनों के बीच में। कैसा है? वो बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, मानो जैसे पुद्गल का स्कंध। समझना ध्यान से। जैसे पुद्गल का स्कंध है ना, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ है। ऐसा होने पर भी वो आपस में जुड़े नहीं है, अलग ही है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? निश्चय से देखने पर तो पुद्गल परमाणु भी आपस में जुड़ता नहीं है। जो स्कंद है ना, स्कंद, निश्चय से देखने पर तो स्कंद भी कैसा होता है? एक सिंगल परमाणु रूप ही रहता है। 144 नंबर की गाथा पंचास्ती का है। ठीक, वहां पे इसका विश्लेषण किया आचार्य देव ने। तथापि यहाँ कहते हैं कि जो निश्चय से पुद्गल परमाणु नहीं जुड़ा है, वो व्यवहार से तो जुड़ा है ना। पुद्गल परमाणु स्कंद रूप होता हुआ निश्चय से नहीं जुड़ा है, परंतु व्यवहार से तो जुड़ा हुआ मानते हैं ना, कि हाँ मानते हैं। परंतु यह कालाणु निश्चय से तो जुड़ा नहीं है, अपितु व्यवहार से भी जुड़ा नहीं है। ये अंतर है इन दोनों के बीच का। पकड़ में ही बात है ना। पुद्गल परमाणु के साथ क्या है कि पुद्गल परमाणु निश्चय से एक प्रदेशी है, व्यवहार से बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशी होता हुआ भी निश्चय से एक प्रदेश वाला ही रहता है। ठीक। लेकिन काल द्रव्य के साथ क्या है कि काल द्रव्य निश्चय से तो एक प्रदेशी है, और एक प्रदेश यानी उस एक कालाणु और दूसरे कालाणु के बीच में रंच मात्र भी गैप नहीं है, मानो कोई स्कंद ही हो। ठीक है ना। ऐसा होने पर भी क्या नहीं है? निश्चय से तो कालाणु कालाणु है ही, अपितु व्यवहार से भी कालाणु में ऐसी कोई योग्यता या पर्याय नहीं है कि दो कालाणु आपस में किसी भी प्रकार से जुड़ते हो। वे भिन्न हैं, और वे सदैव भिन्न भाव से ही रहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? अंतर समझ में आया नहीं आया? ऐसा। तो यहाँ कहते हैं एक एक ना सीड होता है, क्या नाम है उसका, सब्जा। सब्जा का सीड होता है ना, सब्जा क्या कहते हैं उसको, एक नाम और है उसका, काला काला सा होता है, छोटा छोटा सा, है ना, जेली। चिया बेसिल सीड्स। सीड, चिया सीड्स, बेसिल। हाँ बेसिल्स, हाँ बेसिल सीड्स, चिया सीड्स ऐसा होता है। तो जब वो सीड फॉर्म में होता है तब कैसा होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर उसको पानी में डाल के छोड़ दो कुछ देर बाद, तो क्या हो जाता है? वो मानो पूरा का पूरा स्कंद बन गया हो। लेकिन उसको थोड़े ज्यादा पानी में जब घुमाया जाए, तो वो एक एक स्कंद जैसा लगने वाला अलग अलग हो जाता है ना, आपस में भिन्न हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया? वो स्कंद हुआ ही नहीं ना। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? माने जिस समय वो जुड़ा हुआ दिख रहा था, उस समय भी वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो वास्तव में अलग ही है। तभी तो पानी में डालने से अलग अलग हो जाते हैं वो सब। बात समझ में आती नहीं आती? क्या समझा? उदाहरण है, ऐसे ही समझो कि वो कालाणु जुड़ा तो कैसा है, माने एक कालाणु और दूसरे कालाणु के बीच में गैप तो रंच मात्र भी नहीं है। ठीक है ना। ऐसा होने पर भी क्या है? वे आपस में जुड़ते नहीं है। ठीक। ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं परस्पर संपर्क। अब यहां कहते हैं बिना प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र। विस्तृत प्रदेश मात्र मतलब कितना है उनका विस्तार कितना है कालाणु का, कि एक प्रदेश मात्र उनका विस्तार है। और एक प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना होता है? जितना आकाश का एक प्रदेश होता है, उतना ही प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश का विस्तार होता है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पानी लीटर में मापा जाएगा, तो मात्र पानी नहीं, तरल पदार्थ लीटर में मापा जाएगा। ऐसा आई बात समझ में? जो सॉलिड पदार्थ है वो कैसे मापा जाएगा? वो किलो में मापा जाएगा। पकड़ में आती है? नहीं बात पकड़ में आती है? कपड़ा मीटर में मापा जाएगा। कौन सा कपड़ा? महंगा कपड़ा है सस्ता कपड़ा? कि कोई भी कपड़ा हो, वो मीटर में ही मापा जाएगा। आती है बात समझ में? नहीं आती है ना? इसी प्रकार से स्पीड होती है ना, स्पीड, वो कैसे नापी जाएगी? वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी व समय से मापी जाएगी। स्पीड कैसे मापेंगे? दूरी और समय से। जैसे एक पुद्गल परमाणु की गति मापी, स्पीड मापी, तो कैसे मापी? तो उन्होंने सबसे कम दूरी को चुना, एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश, ये कम दूरी हो गई ना। और इस प्रदेश में जाने में समय कितना लगा? एक समय। तो क्या क्या निकल कर आया इससे? पुद्गल परमाणु की स्पीड निकल कर आई, गति की निकल कर आई, कि उसकी मिनिमम गति कितनी है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना, समझ में आई बात? तो ये बात क्या समझा रहे हैं? जैसे लोक में सभी तरल पदार्थ लिक्विड फॉर्म के जितने भी पदार्थ हैं वो सब लीटर में मापे जाते हैं, इसी प्रकार समस्त द्रव्य प्रदेशात्मक होने से, समझे ना, प्रदेश की अपेक्षा से ही नापे जाते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? और वो प्रदेश को नापने की क्या इकाई है?
कि आकाश का एक प्रदेश ही समस्त द्रव्यों का वो एक प्रदेश काउंट किया जाएगा, कि जितना बड़ा आकाश का एक प्रदेश है उतना ही समस्त द्रव्यों का एक प्रदेश है। पकड़ में आ गई बात। तो कालाणु का एक प्रदेश ही कालाणु है, वो कितना बड़ा है, जितना आकाश का एक प्रदेश है उतना बड़ा है, इतना उसका विस्तार है। इससे अधिक उसका विस्तार है क्या, कि इससे अधिक उसका विस्तार नहीं है। आई बात समझ में। तो दूसरे प्रदेश पर जो कालाणु है वो दूसरा द्रव्य है, तीसरे प्रदेश पर जो कालाणु है वो तीसरा द्रव्य है, चौथे प्रदेश पर जो कालाणु है वो चौथा काल द्रव्य है। पकड़ में आई बात। क्या समझा रहे हैं यहाँ के, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्या कहा उन्होंने, परस्पर अंतर के बिना कोई अंतर नहीं है, और प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र, प्रस्तार रूप विस्तृत प्रदेश मात्र अर्थात कि एक प्रदेश मात्र की विस्तृत सीमा वाला होने पर भी, और असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी। ठीक। माने आकाश का एक प्रदेश ऐसा नहीं है कि छोटी सी जगह बच जाती हो, गैप बच जाता हो, कोई बारीक सा गैप बच जाता हो कि केवल ज्ञानी जानते हो, ऐसा नहीं होने पर भी, और असंख्यात कालाणु होने पर। तो लोक में कैसे फैले हुए हैं, मानो एक ही हो, जैसे धर्म द्रव्य एक है ना, अखंड फैला हुआ। तो कालाणु कैसे फैले हुए हैं आकाश के प्रदेशों पर, मानो जैसे धर्म द्रव्य की चादर बिछी है ऐसे कालाणु की चादर बिछी है। ऐसा होने पर भी धर्म द्रव्य तो एक द्रव्य है और कालाणु भिन्न भिन्न द्रव्य है। पकड़ में ये बात, है ना। तो क्या कहते हैं, प्रदेश तो असंख्यात काल द्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क ना होने से, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए ना होने से। कैसे हैं, एक एक आकाश प्रदेश को व्याप्त करके रहने वाले काल द्रव्य की वृत्ति तभी होती है। वो काल द्रव्य की वृत्ति ही तभी हो सकती है, उसका पर्याय परिणमन ही तभी हो सकता है, उसका स्वरूप ही तभी समझा जा सकता है। कब, जब वो भिन्न भिन्न रूप से आकाश के एक प्रदेश पर स्वतंत्र भाव से रहता हो, किसी अन्य कालाणु से ना जुड़ता हो, तो ही उसकी प्रवृत्ति संभव होती है, और यह काल द्रव्य का स्वरूप। पकड़ में ही बात। अब जुड़ेंगे तो क्या समस्या आएगी, वो हमने कल डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। अर्थात सबने सुना था ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ना पढ़ा हो, क्योंकि बात आगे की समझ में नहीं आएगी फिर, है ना। देखो, अर्थात कालाणु की परिणति तभी निमित्तभूत होती है। समझे, कालाणु की परिणति निमित्तभूत कब हो सकती है, वो तभी हो सकती है जब वो आकाश के एक प्रदेश पर इंडिविजुअल एक द्रव्य के रूप में रहे, अन्य किसी द्रव्य से ना जुड़े अथवा अन्य कालाणु से ना जुड़े, तभी उसकी प्रवृत्ति संभव है। कि जब प्रदेश मात्र परमाणु उस कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता हो। ठीक है ना। तो क्या वो कालाणु निमित्त कैसे समझा जाएगा, कि बोले जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने वाला परमाणु, अब वो परमाणु कौन सा है, कि वो परमाणु पुद्गल का है, पुद्गल की अपेक्षा से उसको समझा रहे हैं कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, तो पहले प्रदेश का कालाणु और दूसरे प्रदेश के कालाणु की दोनों की भिन्नता हो, तो उस पुद्गल परमाणु की गति को मापा जा सकता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। और वो जो गति मापने में निमित्त भूत हुआ, वो काल द्रव्य हुआ, और काल द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है। बस आगे क्या कहते हैं, भावार्थ। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहा हुआ है। वे कालाणु जैसे पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष पर्याय होती है, ऐसी स्निग्ध और रुक्ष पर्याय वाला नहीं है। ठीक है ना। और नहीं होने से पुद्गल भी परमाणु, जो एक पुद्गल परमाणु है वो अन्य पुद्गल परमाणु से कब जुड़ता है, कि स्निग्ध रुक्ष पर्याय के कारण ही जुड़ता है। लेकिन कालाणु दूसरे कालाणु से क्यों नहीं जुड़ता है, स्निग्ध रुक्ष पर्याय स्वभाव वाला नहीं होने के कारण एक कालाणु दूसरे कालाणु से जुड़ता नहीं है। ठीक। मैंने दो दो परमाणुओं को जुड़ने के लिए स्निग्ध रुक्ष पर्याय चाहिए, जो कालाणु में नहीं है, इसलिए कालाणु उन दो कालाणु भाव रूप से जुड़ता भी नहीं है। ऐसा। तो कहते हैं लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहा हुआ है। वे कालाणु स्निग्ध रुक्ष गुण से के अभाव के कारण रत्नों की राशि की भांति पृथक पृथक ही रहते हैं, पुद्गल परमाणुओं की भांति परस्पर मिलते नहीं है। ठीक है ना। जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है, तीव्र गति से क्यों नहीं, क्योंकि स्पीड मापने का तरीका ही यही है। मैंने जब किसी चीज का माप किया जाएगा तो सबसे छोटी इकाई से माप किया जाएगा। ठीक है ना। आई बात समझ में। अब उसकी जो जो कंप्लीट स्पीड निकल कर आएगी वो छोटी इकाई से निकाल कर देंगे। अब वो पुद्गल का स्वरूप ऐसा है कि पुद्गल की सामर्थ्य ही ऐसी है, उसकी शक्ति ही ऐसी है
कि उसकी मंद गति भी एक समय है और तीव्रतम गति भी एक समय है। समझ में बात नहीं, यानी वो तीव्रतम गति से दौड़ेगा तो भी असंख्यात आकाश के प्रदेशों को एक समय में माप लेगा, और मंद गति से दौड़ेगा तो भी आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर भी एक समय ही लगाएगा। अभी यहाँ पे गणित की एक जटिल बात भी आने वाली है, आपने अगर पढ़ा हो पहले से तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो हम समझाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात है कि इस पर ध्यान दोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक, इतना इतना गणित तो समझ में आया ना, कि एक समय एक एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया तो एक समय, फिर एक प्रदेश से माने लोक के अंत से लोक के अग्रभाग पर गया तीव्रतम गति से तो भी एक समय, है ना। तो वहां एक प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न उठाया, कि ऐसा कैसे हो सकता है जब एक एक नंबर से लेकर 100 नंबर पे कोई वस्तु दौड़ी तो बीच में 2 नंबर से लेकर 99 नंबर तक के प्रदेश आए या नहीं आए, आए या नहीं आए, आए ना। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही समय में 100वें नंबर पे था, यानी आप कहना चाहते हो एक ही समय में पहले नंबर पे भी है, एक ही समय में दूसरे नंबर पे भी है, एक ही समय में तीसरे नंबर पे भी है, एक ही समय पे ऐसा होता 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 एक से लेकर 100 नंबर तक है। ऐसा कैसे संभव है कि वो एक ही समय में 100 के 100 जगह हो, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो 1 से 100 में पहुंचा, क्योंकि बीच के भावों को भी तो पार किया ना उसने उस एक समय के अंदर। तो कहते हैं कि उस पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही उसका स्वरूप है कि उसकी तीव्रतम गति ऐसी ही है कि वो अनंत आकाश के प्रदेशों को, असंख्यात आकाश के प्रदेशों को एक समय में माप ले, और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने पर भी यदि समय लगावे तो एक समय ही लगावे। ये बात उनको आगे समझानी है आपको, ये समझ लेना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करता है, अर्थात एक प्रदेश से दूसरे अनंतर निकटतम प्रदेश पर मंद गति से जाता है, तब तब उस उल्लंघित किए जाने वाले प्रदेश में रहने वाला कालाणु उसमें निमित्त भूत रूप से रहता है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश तक के गमन पर्यंत ही सहकारी रूप से रहता है, अधिक नहीं। माने वो एक जो जो पुद्गल परमाणु के साथ जो कालाणु है, और कालाणु की जो गति जो समय मापेगा, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, तो जिस प्रदेश पर वो जाके ठहरा और जिस प्रदेश से वह गया, तो अपने प्रदेश की काल पर्याय मात्र में निमित्त रहेगा, अन्य प्रदेश की काल पर्याय में पिछली प्रदेश वाला कालाणु निमित्त भूत नहीं है। कौन सा कालाणु कब निमित्त है, कि वो पुद्गल परमाणु जिस प्रदेश पर है, आकाश के जिस प्रदेश पर जो कालाणु है वही कालाणु उसके समय में निमित्त भूत होगा, अन्य कालाणु उसके समय में निमित्त भूत नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक, ऐसा कहते हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि काल द्रव्य प्रायता भी अनेक प्रदेशी नहीं है। क्या लॉजिक दिया उन्होंने, कि एक नंबर के प्रदेश से 100 नंबर के प्रदेश पर कालाणु पहुंचा, परमाणु पहुंचा, तो परमाणु के परिणमन में जो कालाणु है, जो निमित्तभूत कालाणु है, वो कौन सा कालाणु होगा, बोले जहां जाकर ठहरेगा वो वाला कालाणु निमित्त होगा। या तो जब जब चला था तब वो निमित्त होगा, और जहां ठहरेगा वो निमित्त होगा। लेकिन ठहरते समय जब चला था वो निमित्त भूत नहीं होगा। क्यों निमित्त भूत नहीं होगा, क्योंकि अगर वे आपस में जुड़े होते तो ही निमित्त भूत हो सकते थे, क्योंकि कालाणु आपस में जुड़े नहीं है, इसलिए पहला कालाणु दूसरे कालाणु के निमित्त भूत भी होता नहीं है। हम समझने के लिए व्यवहार की अपेक्षा से उन उन गणनाओं को जोड़ते तो हैं, ठीक है ना। जैसे एक समय पहले मैं था और एक समय बाद मैं हूं, तो मैं एक समय पहले हूं या था, क्या समझे, नहीं समझे। 1 घंटे पहले मैं था और अब 1 घंटे बाद में हूं, अभी वर्तमान में हूं। तो 1 घंटे पहले मैं था या 1 घंटे पहले मैं हूं, क्या कहलाऊंगा, था। 1 घंटे पहले था। था कहलाऊंगा, था। था कहलाऊंगा। ठीक, लेकिन अगर वो 1 घंटे पहले का समय और वर्तमान का समय आपस में स्कंद की तरह जुड़े होते तो मैं 1 घंटे पहले भी हूं ऐसा कहलाता। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में। मैं था क्यों कहला रहा हूं, क्योंकि वो वाला काल और ये काल आपस में जुड़े नहीं है, भिन्न है। ठीक है, इसलिए एक समय पहले हमेशा था हो जाएगा, एक समय की भूतकाल की पर्याय था में जाएगी, वर्तमान की पर्याय हाँ है में रहेगी, और आगामी पर्याय होगी ऐसे ही रहेगी। नहीं तो तीनों पर्याय कैसे हो जाती, कि मैं हूं और हूं। अब अस्तित्व की अपेक्षा से तो हूं, लेकिन समय की अपेक्षा से नहीं। समझे नहीं समझे, मतलब द्रव्य द्रव्य के अस्तित्व की अपेक्षा से तो मारीच और महावीर हैं,
लेकिन समय की अपेक्षा से जो मारीच है वो महावीर नहीं। ऐसा होने से क्या समस्या आती कि उस समय की पर्याय का दुख और वर्तमान समय की पर्याय के सुख दोनों को मिश्र भाव से भोगना पड़ता। क्या समझे? जब मैं रोगी था, अब मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ अवस्था में रोगी अवस्था के काल को यदि जोड़ दिया जावे तो मुझे स्वस्थ अवस्था में भी रोग का अनुभव करना पड़ेगा और रोग की अवस्था में भी स्वस्थता का अनुभव करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो जब रोगी हूं तब रोगी हूं, और जब स्वस्थ हूं तब स्वस्थ हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि काल का परिणमन ऐसा ही है कि एक काल दूसरे काल से जुड़ता नहीं है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? एक एक जीव पूर्व पर्याय में स्त्री था, वर्तमान पर्याय में पुरुष हो गया। अब स्त्री माने या पुरुष माने? कि नहीं भाई हम तो जीव मानेंगे। अरे मेरे भाई, पड़ोसी तुम्हारी मान। बात जो सांख्य मतियों की बात नहीं है, जैन मतियों की बात है। जीव माने माने स्त्री माने या पुरुष माने? बोलो। पड़ोसी माने। पुरुष पड़ोसी ही माने। मानेंगे। अब यदि उस समय को इस समय से जोड़ दिया जावे कि जिस समय वो स्त्री था और जिस समय वो पुरुष है, इन दोनों समयों को आपस में जोड़ दिया जावे कंटिन्यूटी के साथ, तो अब वो क्या कहलाएगा? स्त्री कहलाएगा या पुरुष कहलाएगा? वो तो नपुंसक शंकर हो जाएगा। शंकर। शंकर हो मेरी बात जाएंगे समझ फिर। में नहीं है ना? संकर हो जाएगा ना? हाँ। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो जो भूतकाल था वो भले ही इस द्रव्य का था, और ये जो वर्तमान काल है भले ही इस द्रव्य का है, परंतु काल द्रव्य की अपेक्षा कैसी है कि बीता हुआ काल वर्तमान काल से जुड़ता नहीं है। मापा तो जाता है, जुड़ता नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? कैसे? वो काल से काल नहीं जुड़ेगा, पर्याय की अपेक्षा से तो द्रव्य जुड़ेगा, द्रव्य की अपेक्षा से तो द्रव्य जुड़ेगा, पर काल की अपेक्षा से नहीं जुड़ेगा। हाँ, प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न है? भैया इसमें ये जो अत्यंत अभाव वाला जो सिद्धांत आता है वो इसमें लगता है या नहीं लगता? ये जो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव बोलते एक हैं और द्रव्य का भूतल दूसरे की द्रव्य में अत्यंत एक अभाव, द्रव्य का सॉरी दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होता है। यहाँ हमने क्या कहा? देखो देखो पर मेरी बात पर्याय सुनो। है। सबसे पहले तो ये एक ही द्रव्य की पर्याय की बात चल रही है। अब वो आपका जो हाँ हाँ। कंफ्यूजन क्रिएट होना है वो होना है कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय की वजह से आप ऐसा सवाल उठा रहे होंगे। तो उसका सीधा सीधा से मैं नियम समझा देता हूँ कि किसी भी जीव को जब मोक्ष होना है ना, तो पुरुष पर्याय से ही होना है। ये नियम है या नहीं है? ये नियम है ना कि पुरुष पर्याय से ही सिद्ध होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय से नहीं होता है। तो स्त्री पर्याय और नपुंसक पर्याय तो पुद्गल की है, जीव की थोड़ी है। क्या जीव थोड़ी नपुंसक होता है? जीव थोड़ी स्त्री होता है? जीव तो जीव होता है। ऐसा होने पर भी, है ना, उसके संयोगिक भाव से उस जीव पर वही आरोपी रहेगा और नियम भी लागू होगा। तो वो कर्णन्योग के सिद्धांत से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अध्यात्म के सिद्धांत से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तभी मैंने कहा कि हम सांख्य मति की बात नहीं कर रहे कि नहीं भैया ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो जीव है। हम जैन मति की बात कर रहे हैं। जीव होता हुआ भी स्त्री भी है, पुरुष भी है, और स्त्री पुरुष होता हुआ भी जीव है। ऐसे सियादवाद को जानने वाला वो जो जैन मति है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? उससे ये प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि यदि पूर्व के समय की पर्यायों को वर्तमान के समय की पर्यायों से भिन्न ना मानकर जोड़ दिया जावे तो क्या होगा कि समय की इकाई एक होने पर वर्तमान में वह पुरुष ऐसे नाम को प्राप्त करेगा ही नहीं। ये बात और है कि एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। तो अभाव किसके आधार से है? वो समय के आधार से है कि पूर्व समय की पर्याय का वर्तमान समय की पर्याय में अभाव है। क्यों? क्योंकि एक कालाणु दूसरे कालाणु से जुड़ता नहीं है, ना द्रव्य अपेक्षा से ना पर्याय अपेक्षा से। प्राग कालाणु भाव। द्रव्य है। हाँ, प्राग भाव प्रधान स्वभाव। कालाणु एक द्रव्य है, और उस कालाणु की पर्याय कौन सी है? समय। समय, मिनट, घंटा, पर्याय आदि आदि, ये सब उसकी पर्याय है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? कालाणु एक द्रव्य है, और उस एक द्रव्य की पर्याय कैसी है? जैसे जीव द्रव्य है और चार गति और अगति रूप उसकी पर्याय है, ऐसे काल एक द्रव्य है, और उस काल नामक द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी है? एक समय, दो समय, तीन समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, पक्ष, महीना और साल। ये उसकी पर्याय है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? कुछ सूक्ष्म है, कुछ स्थूल है। ठीक? क्लियर है ना? व्यंजन पर्याय होती नहीं होती है काल द्रव्य में? बोलो। अरे
अभी बतलाई थी, अभी पीछे बताई थी, सिर्फ दो द्रव्यों में होती है, जीव और पुद्गल में बस। बाकी द्रव्यों में व्यंजन पर्याय होती नहीं है। समझे या नहीं समझे, भूल गए? तो भैया ये समय घंटा ये सब व्यंजन पर्याय नहीं कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये तो उपचरित कथन है। व्यवहार का भी व्यवहार है कि हमने समय 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 को जोड़ जोड़ कर उसको घंटे का नाम दे दिया, किसी को मिनट का नाम दे दिया, किसी को अमुक का नाम दे दिया, किसी को अमुक का नाम दे दिया। क्या समझे? ये तो हमारे हिसाब से चलता है ना। देखो, हमारे दादा दादी के जमाने में 12 ग्राम का तोला होता था। कितने ग्राम का तोला होता था? 12 ग्राम का तोला, समझते हो ना, गोल्ड होता है ना, सोना, वो तोले में खरीदा जाता है। कितने ग्राम का तोला होता था? 12 ग्राम का तोला होता था। अब कितने ग्राम का तोला होता है? अब 10 ग्राम का तोला होता है। अंतर समझ में नहीं है? वो तो हम अपनी सुविधा से बदल लेते हैं। बात समझ में? लेकिन स्त्री पर्याय ही होती है, पुरुष पर्याय होती है। अपनी अपेक्षा से नहीं बदल सकते तुम उसको, कि इसको स्त्री कहेंगे अब इसको पुरुष कहेंगे, ऐसे नहीं बदल सकते। वो तो पर्याय की जो योग्यता है वो उसकी अपनी योग्यता है, वो कहलाएंगे व्यंजन पर्याय। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, जो आकार आदि संबंधी पर्याय हैं, दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय है, ये सब व्यंजन पर्याय कहलाएंगे। लेकिन यहाँ आ जाओ, जैसे कोई लोग कहते हैं प्रदेशत गुण की पर्याय को ही मात्र व्यंजन पर्याय कहते हैं, और किसी को कहते ही नहीं। केवल ज्ञान को भी व्यंजन पर्याय कहते हैं, मालूम? ठीक है, और केवल ज्ञान को मात्र के अर्थ व्यंजन पर्याय नहीं कहते, उसको अर्थ पर्याय भी कहते हैं। तो वो अर्थ पर्याय का स्वरूप क्या है, व्यंजन पर्याय का स्वरूप क्या है, वो पूरा स्वरूप समझ में आए तो वो पूरी गुत्थी समझ में आए कि क्या चीज है वो आचार्य देव हमसे क्या कहना चाहते, किस प्रकार से कहना चाहते। मूल बात मुझे ये समझानी है कि दो द्रव्यों को अलग कर दो, बाकी अन्य द्रव्यों में व्यंजन पर्याय होती नहीं है। इसलिए काल की जो ये पर्याय है, घंटा मिनट आदि, ये व्यंजन पर्याय नहीं है। ये तो हमने अपनी सुविधा से क्रिएट की गई वो पर्याय है जो हमने अपनी सुविधा से बनाई है। जैसे चौथे काल में जब सूर्य नहीं था, तब तब दिन और रात का भेद कैसे करते थे? एक दो तीन, 3 कालों तक होता है ना। तो चौथे काल की शुरुआत में भी सूर्य नहीं था ना, फिर सूर्य चमकने लगा और कांति डाउन होने लगी। किसकी? कल्प वृक्षों की। तो लोग डरने लगे, सूर्य के प्रकाश से घबराने लगे। तब आदिनाथ भगवान ने समझाया, राजा ऋषभ देव ने, कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसका ऐसा ऐसा स्वरूप है। वो जो व्यवहार काल आदि बनाए वो हमने अपनी सुविधा अनुसार बनाए, नहीं बनाए। तो काल की अपेक्षा से व्यवहार काल की परिभाषा बदल जाती है। क्या कहा? काल की अपेक्षा से व्यवहार काल की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन व्यंजन पर्याय जिन द्रव्यों में होती है वो नहीं बदलती। जैसे पहले काल, दूसरे काल, तीसरे काल में जो स्त्री पुरुष होंगे वो स्त्री पुरुष ही होंगे, बदल थोड़ी जाएंगे। आकार प्रकार ही तो बदलेगा, स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? लेकिन काल का हाँ। जो गणित और है, पहले ये भौतिक शास्त्र में इसमें पढ़ा है कि बंदर था, ये है, उल्टी शिक्षा दे रहे हैं ना वो। शास्त्र में पढ़ाई की बंदर था, वो नहीं, शास्त्र में शास्त्र में पढ़ाना जरा। नहीं। हाँ, ये बच्चों को साइंस में पढ़ाते हैं ना, पहले बंदर था अरे फिर हाँ, वो तो ऐसा हुआ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो विज्ञान है ना, विज्ञान अपने हिसाब से चलता है। यहाँ विज्ञान की बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो वीतराग विज्ञान की बात है। ठीक है, तो वीतराग विज्ञान कैसा है? वो तो वीतराग विज्ञान केवली कथित है, छद्मस्तों के द्वारा कहा गया नहीं है, अल्पज्ञों के द्वारा कहा गया नहीं है, अज्ञानियों के द्वारा कहा गया नहीं है, रागी द्वेषियों के द्वारा कहा गया नहीं। कैसा है? वो वीतरागी सर्वज्ञता के द्वारा कहा गया मत है। तो उसके अनुसार ही हम यहाँ पर चर्चा करें। तो अल्टीमेट बात समझ में आती है ना तुमको, कि वो काल द्रव्य की व्यवहार काल की जो पर्याय हैं इन्हें व्यंजन पर्याय नहीं कहते, ये व्यवहार काल कहलाती है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ कहते हैं अधिक नहीं, इससे देखो स्पष्ट होता है कि काल भैया, काल हाँ बोल, हाँ बोलिए ना। इन सारी बातों का सार क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कहा ना कि काल द्रव्य क्योंकि जुड़ता नहीं है, कालाणु हाँ, तो इससे ये समझाते हैं कि कालाणु तो जुड़ता है ही नहीं, और हाँ। कालाणु की पर्याय भी आपस में जुड़ती नहीं है। ये समझाना चाहते हैं कि वो द्रव्यता तो आपस में जुड़ता है ही नहीं, परंतु पर्यायात्मक भाव से भी जुड़ता नहीं है। ऊपर लिखा ना, देखो ऊपर ये लिखा, और उस सबसे पहली लाइन देखो, 379 नंबर की सबसे पहली लाइन, और उस पुद्गल की भांति पर्यायतः भी अनेक प्रदेशत्व नहीं है। तो काल द्रव्य की पर्याय कौन सी है? भैया जी, हाँ। यदि ये जुड़ेंगे नहीं तो फिर हाँ, ये घड़ी घंटा मिनट आदि कैसे बनेंगी? अरे तो ये ये जोड़ हमने करके जोड़े हैं ना। तो वही तो समझा रहा हूँ कि घड़ी घंटा मिनट आदि ये जुड़ नहीं गए हैं, ये हमने जोड़े हैं। जुड़ गए, जुड़ जाएंगे तो फिर घड़ी घंटे का भेद ही नहीं रहेगा ना, जुड़ गए तो। अच्छा यदि अच्छा। ये आपस में जुड़ गए तो घड़ी घंटे का भेद खत्म। देखो जैसे जीव के असंख्यात प्रदेश हैं,
ठीक, समझना ध्यान से। ठीक। तो वो असंख्यात प्रदेशी एक जीव है या असंख्यात प्रदेशी असंख्यात जीव है, कि असंख्यात प्रदेशी एक जीव है, ऐसा कहलाएगा ना। तो पहले प्रदेश का जो ज्ञान है और अंतिम प्रदेश का जो ज्ञान है, उन दोनों में क्या अंतर है? कि कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। ऐसे ही कालाणु की पर्यायों में क्या अंतर रहेगा? एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, सब मिलकर एक समय कोई बनेंगे, अंतर या सब कोई मिलकर अंतर नहीं। 5 समय, 10 समय, 20 समय मिले बनेंगे? क्या समझे? बात समझ में नहीं? एक कालाणु की एक समय की पर्याय एक समय कहलाएगी। तो जब दो कालाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो दो कालाणु कहलाएंगे या एक कालाणु कहलाएंगे? एक कहलाएंगे ना। तो एक ही दो होंगे। कालाणु की एक समय एक कहलाएंगे ना जब जुड़ जाएंगे तो। जैसे प्रदेश आपस में जुड़ेंगे तो एक हो गया ना, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, उसमें उसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? तो दो कालाणु जुड़े, तीन कालाणु जुड़े, चार कालाणु जुड़े, पांच कालाणु जुड़े, ऐसे पांच कालाणु जुड़ गए। अब उसकी एक समय की जो पर्याय होगी वो 5 समय होगी या एक समय होगी? एक पर समय जुड़ते ही कहलाएगी। नहीं है, जुड़ अरे गए तो भैया, एक समय कहलाएगी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, जुड़ते नहीं है वही तो सिद्ध करना है, इसलिए तो जोड़ रहे हैं उन्हें। जोड़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जुड़ते नहीं है। समझे नहीं समझे? अगर वे जुड़ गए तो क्या होगा? कि जुड़ गए तो समय भेद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो मंद गति कैसे मापोगे? पुद्गल की मंद गति जो तुमने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने की मापी, वो कैसे मापी? कि एक कालाणु दूसरे कालाणु से भिन्न था, ऐसे नापी। अब वो एक कालाणु दूसरे कालाणु से भिन्न ना हो तो 5 प्रदेशों पे मंद गति से गमन करेगा, तो 5 समय कहलाएगा या एक समय कहलाएगा? यदि जुड़े होंगे तो एक समय कहलाएगा, जुड़े नहीं है इसलिए 5 समय कहलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? जुड़े हो तो मंद गति 5 समय हो जाएगी, एक समय हो जाएगी 5 प्रदेशों की। लेकिन जुड़े नहीं है इसीलिए मंद गति एक प्रदेश की एक समय होने से 5 प्रदेश की 5 समय कहलाएगी, और असंख्यात प्रदेश की असंख्यात समय कहलाएगी। सिंपल। आई बात समझ में नहीं आई? तो हमने जोड़े तो घड़ी घंटे, ये हमने अपनी बुद्धि से अपने व्यवहार से जोड़े हैं, बस। ये हमारे हमारा तरीका है, हमारा व्यवहार है, हमारे ज्ञान का व्यवहार है कि हम उस अपेक्षा से उस काल की गणना को करते हैं। है ना? भैया उदाहरण दो जब दिया मैंने। हाँ भैया जब बोलो। आप ये बोल रहे ना कि हमने अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए ये व्यवहार काल बनाया है, तो इसका मतलब यही है हम्म। ना कि जब जीव अल्पज्ञ अवस्था में होता है तो सिस्टम को व्यवहार में चलाने के लिए जो हाँ, आदिमात जरूरत भगवान ने पड़ती है ना। हमें जो बताया हाँ, वो, ज्ञान दिया ना हाँ उन्होंने, उसमें, असीम असी कृति गणित का ज्ञान दिया या नहीं दिया? दिया ना। हाँ तो उसमें गणित आदि का जो ज्ञान दिया है, गणित की इकाइयां है सारी। उसमें। जो आप समय निकालते हैं या समय स्पीड आदि की बातें समझते हैं, ये सब गणित है। गणित तो गणित है ही, फिजिक्स भी गणित है, केमिस्ट्री भी गणित है, मालूम? समझो ध्यान से। चलो यहाँ क्या कहते हैं। अब कहते हैं तात्पर्यवृत्ति गाथा 149 49। तो 138 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो तात्पर्यवृत्ति में वह टीका 149 हो जाती है। यहाँ आचार्य जयसेन देव तात्पर्य समझाते हैं किसका? 138 नंबर की गाथा और टीका का। वे कहते हैं, अब काल द्रव्य के द्वितीय आदि प्रदेश रहितपना होने से, माने दूसरा प्रदेश नहीं होने के कारण अप्रदेशपना सिद्ध करते हैं। माने काल द्रव्य अप्रदेशी होता है, अर्थात एक प्रदेशी मात्र होता है, एक से अधिक उसके प्रदेश होते नहीं। ऐसा समय पर्याय का उपादान कारण होने से, क्या कहा? समय, समय कौन सा समय? एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ऐसा टाइम। समय पर्याय का उपादान कारण होने से समय कालाणु या काल द्रव्य है। क्या कहा? वो जो एक समय की पर्याय है, तो वो जो एक समय की पर्याय को जो हम एक समय का कहते हैं, वो एक समय हमने कैसे मापा? कि वो एक समय कहना तो है पर्याय, और काल द्रव्य वो द्रव्य है जिसकी वो पर्याय समझी या मानी या कही जाती है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? कालाणु नाम के द्रव्य की पर्याय कैसे है? वो एक समय स्वभाव वाली। जैसे जीव नाम के द्रव्य की पर्याय कैसी है? ज्ञान दर्शन वाली है। पुद्गल नाम के द्रव्य की पर्याय कैसी है? कि रूपी आदि स्वरूप वाली है, इसमें है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। आकाश की कैसी है? कि अवगाहन वाली है। धर्म अधर्म की कैसी है? कि गति अगति रूप वाली है। और काल द्रव्य की कैसी? कि बोले वर्तन रूप वाली है। तो वर्तन माने क्या? बोले एक समय के परिणमन रूप को जो काउंट करे, उस काउंटिंग वाली वो कौन है? वो काल द्रव्य की पर्याय है। एक प्रश्न कल आया था कि भैया वो लोक आकाश में परिणमन कैसे होता है, आदि आदि एक प्रश्न है, इसका समाधान हम लोग कर चुके हैं। मैं फिर एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखो,
जीव में गमन करने की शक्ति धर्म द्रव्य से नहीं आती। जीव की गमन करने की शक्ति अपनी स्वयं की होती है, वो गमन करता है तो धर्म द्रव्य का निमित्त होता है। ऐसा ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य के परिणमन करने की जो शक्ति है, एक समय की पर्याय की जो शक्ति है, वो प्रत्येक द्रव्य की अपनी निजी स्वतंत्र शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य परिणमित होता है। क्या है? प्रत्येक द्रव्य परिणमित होता है। कैसे परिणमित होता है? बोले अपनी अपनी पर्यायों से परिणमित होता है। तो पर्याय का जब हम स्वरूप समझाते हैं तो कहते हैं कि पर्याय एक समय की होती है। अब ये जो हमने पर्याय में एक समय लगाया ना, ये एक समय का निमित्त हमें काल द्रव्य की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है। जैसे गमन का निमित्त हमें धर्म द्रव्य की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है, स्थित का निमित्त हमें अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है, रहने के स्थान का निमित्त हमें आकाश द्रव्य की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार परिणमन की निमित्त, परिणमन की अपेक्षा का जो निमित्त है वो हमें काल द्रव्य की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है। काल द्रव्य के कारण किसी द्रव्य का परिणमन नहीं होता है। आलोकाकाश में आकाश का परिणमन एक समय का होता है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश का जो आकाश है और आलोकाकाश का जो आकाश है वे दो द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य है। और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जब एक समय का होता है तो आलोकाकाश का परिणमन भी एक समय का ही होता है। आ गई बात समझ? नहीं समझ? एक और दूसरा उदाहरण समझो। धरती का पानी लीटर में नापा जाता है, ठीक है। बादलों में पानी होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो बादल का पानी कैसे नापेंगे? वो भी लीटर से नापेंगे, सिंपल। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। माने इस दुनिया में, इस जगत में जहां भी पानी होगा, जहां इंसान की पहुंच होगी वहां भी, और जहां नहीं होगी वहां भी, लेकिन पानी जब भी नापा जाएगा तो कैसे नापा जाएगा? लीटर से नापा जाएगा। अब कोई बोले कि नहीं भैया लीटर तो यहाँ है वहां नहीं है, तो यहाँ वहां का भेद नहीं है, वो तो उसको मापने की इकाई है। ऐसे ही आलोकाकाश में आकाश का परिणमन कैसे होता है? कि एक समय का होता है, कि वहां तो काल द्रव्य नहीं है, तो काल द्रव्य के कारण परिणमन नहीं होता है। परिणमन तो अपने स्वभाव से होता है। अपने उस निजी स्वभाव के परिणमन को मापते काल द्रव्य की अपेक्षा से है। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन को नापेंगे काल द्रव्य की अपेक्षा से। अंतर समझ में आया नहीं आया? है ना। तो वहां किसी काल द्रव्य नहीं होगा तो परिणमन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में? क्यों क्यों क्या अर्थ निकालते हैं वो? कि वहां पे अधर्म द्रव्य नहीं है, आलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, तो जीव का गमन भी नहीं है ना। लेकिन जहां जहां धर्म है वहां गमन है। तो ऐसे ही जहां जहां काल होगा वहां परिणमन होगा, जहां जहां काल नहीं होगा वहां परिणमन नहीं होगा, ऐसा अर्थ निकालते हैं। तो ऐसा अर्थ नहीं है। समझ में बात? नहीं समझ में? वो तो जीव की योग्यता ही ऐसी है ना। और वो योग्यता, स्वतंत्र योग्यता ही ऐसी है, लोक का स्वरूप ही ऐसा है कि वहां गमन होगा और वहां गमन नहीं होगा। और जब जीव गमन करे करे तो धर्म द्रव्य का निमित्त होता है, और गमन ना करे तो धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होता है। तो काल परिणम द्रव्य परिणमन ना करे तो काल द्रव्य का निमित्त नहीं होगा, लेकिन जो परिणमन ना करे वो द्रव्य होता नहीं है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? क्या समझ में आई बात? यदि वो परिणमन ना करे तो काल द्रव्य का निमित्त भी नहीं होगा, लेकिन जो परिणमन नहीं करेगा वो द्रव्य नहीं होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि आकाश द्रव्य है, वो परिणामान स्वभावी है, काल द्रव्य तो निमित्त मात्र है, परिणमन अपने स्वभाव से ही करता है। किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा से किसी अन्य द्रव्य में परिणमन होता हो, ऐसा नहीं है। हाँ, उस परिणमन को मापने की जो इकाई है वो काल नामक एक द्रव्य है। अब एक और तर्क है। जैसे आलोकाकाश में काल के बिना परिणमन होता है, ऐसा लोकाकाश में काल के बिना परिणमन मान लो। उसमें क्या समस्या है? जैसे आलोकाकाश में काल द्रव्य के बिना परिणमन होता है या नहीं होता है? कि हाँ होता है। और वहां काल द्रव्य नहीं है तो भी उसका परिणमन एक समय का होता है या नहीं होता? कि हाँ एक समय का ही होता है। तो लोकाकाश में होने वाले परिणमन को भी एक समय का अपनी बुद्धि से मान लो, काल द्रव्य की क्या आवश्यकता है? कि अखंड बात तो द्रव्य तुम्हारी से। है। आकाश एक अखंड द्रव्य है, तो यहाँ परिणमन हो रहा है तो वो तो अखंड है ना, इसलिए लोकाकाश में भी परिणमन चल रहा है। अरे अखंड होने से काल के कारण थोड़ी हो रहा है। अखंड है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि ये वाला काल द्रव्य वहां निमित्त हो रहा है, ऐसा नहीं थोड़ी तो कहेंगे। यहाँ तो देखो अखंड है। जैसे मथानी का हम्म उदाहरण दिया भैया, ठीक है। ऊपर हम्म रस्सी बंधी हम्म होती है मथानी में और उसको हम्म खींचते हैं हम्म तो नीचे अपने आप हम्म। ही घूमती है, ऐसा अखंड है ना लो वो। बहुत। तो नीचे अरे जो बहुत बढ़िया, परिणमन में। ये नहीं है, गलत है, गलत है ये। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा अच्छा। ये सिद्धांत सही। बिल्कुल गलत है। ये तभी तभी तो समझा रहा हूं मैं। और किस लिए समझा रहा हूँ? कि लोकाकाश का परिणमन अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त भूत है, ऐसा नहीं है।
प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं से होता है, पर अपन जानेंगे कैसे? जानने के लिए अपन काल द्रव्य लगा रहे हैं इसमें। सुनो सुनो सुनो, पहले लॉजिक समझो, पहले तर्क समझो। पहला पहला तर्क क्या था? कि आलोक आकाश में काल द्रव्य नहीं है। तो आलोक आकाश का परिणमन कैसे होता है? कि काल द्रव्य के कारण नहीं होता है, अपने स्वतंत्र स्वभाव से होता है, एक बात। फिर दूसरा तर्क, कि जब आलोकाकाश में काल के बिना परिणमन हो सकता है तो लोकाकाश में भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो इसकी सिद्धि करने के लिए क्या तर्क दे दिया? कि वो मथानी की रस्सी वाला, वो गलत है, एकदम बिल्कुल गलत तर्क है, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि लोकाकाश अलोकाकाश अखंड होने पर भी आप ये कहना चाहते हो कि लोकाकाश के काल द्रव्य का परिणमन का निमित्त अलोकाकाश में जाके पड़ता है। वही तो अर्थ समझा था मैंने, कि पानी के एक जगह आपने पत्थर मारा तो उसकी तरंग कहां से उठी? कि इस कोने से उठी और कहां तक गई? कि आखिरी तक गई। तो ऐसे ही अखंड आकाश द्रव्य में लोकाकाश का होने वाले परिणमन की तरंग कहां तक गई? अलोकाकाश में गई। ऐसा नहीं है। भैया, आकाश, हाँ, लोकाकाश और अलोकाकाश तो 6 द्रव्यों की अपेक्षा से भेद किए हैं। आकाश तो एक ही द्रव्य है और वो अनंत है। वो चाहे अलोकाकाश का हो चाहे उसको लोकाकाश का हो, कि बस वहां पे और द्रव्य नहीं है, यही है ना। बाकी तो द्रव्य तो अखंड है वो। अब आंटी जी एक बात बताओ, जो आपने बात बताई वो मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम मैं है, क्या पढ़ा लेकिन रहा मेरी हूँ? समझ में नहीं आ तो रही। मैं क्या, तो मैं समझा रहा हूँ ना, तो जो समझ में हाँ, नहीं आ रही उसको शांति से सुनो ना। चलो ठीक वही है, तो अपनी समझा रहा मर्जी। हूँ। सुनो शांति से, कि आकाश नामक एक द्रव्य है। उस एक आकाश नामक द्रव्य में ये प्रश्न उठाया कि आलोकाकाश में परिणमन कैसे होता होगा, ये प्रश्न है ना? तो इसका उत्तर क्या दिया? अगर हम इसका उत्तर देते हैं कि लोकाकाश में काल नामक द्रव्य है और लोक और आलोक नामक जो आकाश है वो एक द्रव्य है, उस एक द्रव्य, वो एक द्रव्य तो अखंड है, तो लोकाकाश के प्रदेशों पर होने वाला जो परिणमन है काल द्रव्य का, वो ही उस आकाश के परिणमन में निमित्तभूत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आकाश एक अखंड द्रव्य है, इसलिए हो जाता है। दो तो है ही नहीं ना, वो एक ही अखंड द्रव्य है। इसलिए लोकाकाश में रहने वाला काल द्रव्य अलोकाकाश के काल द्रव्य अलोकाकाश नामक द्रव्य के परिणमन में निमित्त भूत हो गया। यही है ना आंटी जी उत्तर? समझ गए? गलत तो नहीं कहा मैंने जो आपका तर्क है सरोज आंटी? हाँ हाँ, आगे बताइए। है ना, यही है ना? गलत है ये। समझ में बात? अब आगे समझ में बात क्या कहा मैंने? ये बात बिल्कुल गलत है। अब कोई मुझे कहे, क्या कहे? कि नहीं नहीं भैया, वो द्रव्य संग्रह की 44 नंबर की ओ आकाश द्रव्य के संदर्भ में द्रव्य संग्रह में टीका में ऐसा ऐसा कहा है आचार्य देव ने। तो सुनो भाई, अपेक्षा समझोगे तो बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। आचार्य ने कहा है कि यह आत्मा, जैसा ये लोक है ऐसे अनंत लोक और होते तो उन्हें भी जान लेता, ऐसी सामर्थ्य वाला है। एक आचार्य ने कहा ना, परमात्मा प्रकाश में आई ना टीका। तो ये कहकर वो क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कहकर क्या वे ये कहना चाहते हैं कि आत्मा की शक्ति तो और अधिक थी, परंतु गे थोड़े रह गए, इसलिए आत्मा की शक्ति पूर्णता प्रकट नहीं हो पाई। इससे तो ये अर्थ निकला कि सामर्थ्य तो और अधिक थी, लेकिन गे कम रह गए, इसलिए वो पूरी सामर्थ्य प्रकट नहीं हो पाई। इससे तो ये अर्थ निकल कर आएगा। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा अर्थ है? कि वहां तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की महिमा मंडन करने के लिए ऐसा कहा है, ना कि वह ज्ञान स्वभाव का स्वरूप है। दोनों बातों में अंतर है। जब महिमा मंडन की जाती है तो इसी प्रकार के कथन किए जाते हैं, वो स्वरूप थोड़ी हो जाता है। ज्ञान, केवल ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हुआ है, अंश मात्र भी अब उसमें विकास होने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। कैसे? क्योंकि लोक मात्र लोक नहीं, आलोक अनंत भाव से है। लोकालोक अनंत भाव से है। लोक भले ही सीमित है, परंतु आलोक तो अनंत है ना। और उस अनंत आलोक को वह अनंत ज्ञान जानने की सामर्थ्य रखता है और जानता है। वो तो पूर्ण भाव से ही प्रकट हुआ है, उसमें कुछ भी गुंजाइश अब बची रह गई हो ऐसा नहीं है। समझ आए वो तर्क? अब यहां आ जाओ कि द्रव्य के स्वरूप का वर्णन जो हम स्वरूप समझते हैं वो ऐसा नहीं है काल द्रव्य के संदर्भ में। प्रश्न, पहला प्रश्न उठाया, सबसे पहले नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। 10 मिनट है, 10 मिनट में समझ में आ जाएगी बात, थोड़ा पेशेंसली समझना। पहला प्रश्न, कि लोकाकाश में काल नामक द्रव्य है और काल नामक द्रव्य के कारण अन्य द्रव्यों का परिणमन होता है, तो अलोकाकाश में तो परिणमन होता ही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, लोक आलोक अखंड द्रव्य है, तो लोक का परिणमन ही आलोक का परिणमन से कुछ भिन्न अलग नहीं है। तो अलग नहीं है, वो तो द्रव्य का स्वभाव है, उसमें काल का कुछ लेना देना नहीं। ये बात क्या कहा? यदि वे दो खंडित द्रव्य भी होते, फिर करते हैं एक बात, तर्क।
यदि वे दो खंडित द्रव्य होते, दो कौन, आकाश, लोकाकाश अलोकाकाश से बिल्कुल अलग जुदा एक अन्य द्रव्य भी होता, तो भी उसको परिणमित होने के लिए काल द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। आई बात समझ में? प्रश्न क्या है कि यदि काल नहीं होगा तो क्या परिणमन नहीं होगा? कि परिणमन तो तब भी होगा, तो फिर काल द्रव्य की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। जब काल के बिना भी आलोक में परिणमन संभव है, आलोक में जीव और पुद्गल की गति नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। तो आलोक में परिणमन तो माना ना आपने, कि हाँ माना, तो किस अपेक्षा से माना? नहीं होगी कि लोक तो के काल द्रव्य की अपेक्षा से माना। तो लोक के धर्म धर्म द्रव्य की अपेक्षा से गति का परिणमन भी मान लो, जीव और पुद्गल का परिणमन भी स्वीकार कर लो, कि नहीं ऐसा नहीं तो नहीं होगी। करेंगे। तो काल द्रव्य में ऐसी क्या विशेषता है कि काल द्रव्य का परिणमन तो आकाश के, आलोक आकाश में भी लगेगा निमित्त, और जीव और पुद्गल का नहीं लगेगा, धर्म धर्म का नहीं लगेगा, ऐसा क्यों है? तो स्वरूप समझाने के लिए कहते हैं कि सुनो भाई, किसी भी द्रव्य का परिणमन किसी भी द्रव्य के कारण होता हो ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय का एक समय का जो परिणमन स्वभाव है वो द्रव्य का अपना निजी स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव से परिणामी है और द्रव्य स्वभाव से अपरिणामी है। किसी भी द्रव्य में जो पर्याय होती है वो एक समय की पर्याय किसी काल नामक द्रव्य के कारण होती हो ऐसा नहीं है, अपितु कैसा है कि उस एक समय की पर्याय को, माने द्रव्य की उस पर्याय को काल नामक द्रव्य के निमित्त से नापते हैं। अंतर समझ में आया नहीं आया? पानी को लीटर से नापते हैं, लीटर के कारण पानी नहीं है। कपड़े को मीटर से नापते, तो मीटर के कारण कपड़ा नहीं है, कपड़ा तो अपने स्वभाव से है। अपने स्वभाव से रहने वाले उस कपड़े को मीटर से नापते हैं। आती बात समझ में नहीं आती? तो फिर तीसरा तर्क उठाया कि अगर ऐसा है तो तुम काल द्रव्य को द्रव्य क्यों मानते हो? द्रव्य मत मानो ना, द्रव्य मत मानो, ऐसे ही मान लो, क्योंकि काल द्रव्य हो चाहे ना हो परिणमन तो तब भी होगा। और तुम्हें समय और घंटे तो स्वीकार करने, तो बुद्धि से स्वीकार कर लो। उसमें द्रव्य को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? द्रव्य 5 मानो, 6 द्रव्य जो काल नामक का द्रव्य है वो तो आपने जबरदस्ती खड़ा कर रखा है। समझ में बात नहीं? समझ में? जिन मतों ने काल द्रव्य को नहीं स्वीकारा उनका तर्क है ये। तो पहली बात कि जिस अपेक्षा से हम काल द्रव्य को द्रव्य नहीं मानेंगे उसी अपेक्षा से धर्म और अधर्म भी द्रव्य नहीं ठहरेंगे, क्योंकि उनका भी कोई ऐसा काम तो है नहीं कि वो जीव और पुद्गल को धक्का देकर चलाते हो। जीव और पुद्गल में गमन करने की शक्ति अपनी है, तो स्थिर होने की शक्ति भी अपनी है। समझ नहीं बात? तो अपनी शक्ति के अनुसार वो गमन करेगा और स्थिर हो जाएगा। उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य को बीच में क्यों लाते हो? पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? तब उनको समझाते हैं कि सुनो भाई, एक, जीव की अपनी खुद की गति होते हुए भी और अपनी स्थिति की शक्ति होते हुए भी उसका गमन और ठहराव अलोकाकाश में नहीं देखा जाता, मात्र लोकाकाश में ही देखा जाता है। पहला प्रश्न। तो इससे यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही कोई ऐसा निमित्त भूत द्रव्य है, कैसा, जो जीव की उस गति को आलोकाकाश में जाने का निमित्त नहीं बनता है। तो इससे तो सिद्ध होता है कि धर्म नामक द्रव्य भी है और अधर्म नामक द्रव्य भी। पहले सिद्धि तो ये होती है। भले ही शक्ति अपनी है लेकिन कैसी है? कैसी है कि निमित्त के बिना प्रकट नहीं है। पहला तो ये नियम है। दूसरा, काल द्रव्य की अपेक्षा से समझाते कि जैसे तुम धर्म और अधर्म द्रव्य में सपोज क्रिएट करते हो, मान लेते हैं, ऐसा भी हम काल द्रव्य के संदर्भ में मान लेते हैं कि सिद्ध होता नहीं है। ऐसा स्वीकार हम करते नहीं। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि जहां गति होगी, क्या कहा, जहां गति होगी, गति माने गमन होगा, वहां समय होगा ही होगा। क्या कहा? बात समझ में नहीं? जहां गमन होगा, गमन, कौन सा गमन? पर्याय का परिणमन नहीं, द्रव्य का गमन, पुद्गल का एक जगह से दूसरी जगह में जाने का जो गमन है, वो जो गमन होगा वहां समय के बिना गमन संभव नहीं है। इसलिए काल नामक एक द्रव्य है। और सुनो, अब जब टीका में काल की सिद्धि करी तो पर्याय से नहीं करी, समय से करी, गति से करी, गमन से करी। एक पर्याय एक समय की होती है और काल द्रव्य उसमें निमित्तभूत होता है, ऐसा टीका में पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? कि पुद्गल का परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करेगा तो वहां काल द्रव्य निमित्त होगा, ये पढ़ने को मिलेगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कहा? जहां गमन होगा, किसका गमन होगा? जिस भी द्रव्य का गमन होगा, पुद्गल और जीव का गमन होता है ना, तो जहां गमन की सामर्थ्य होती है वह काल नामक द्रव्य होता है, और जहां गमन की सामर्थ्य नहीं होती है वहां काल नामक द्रव्य नहीं होता है। क्योंकि आलोकाकाश में गमन नहीं है, इसलिए वहां धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है।
पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? और काल भी नहीं है। तो किसका गमन नहीं है? कि गमन रूप होने वाले जीव और पुद्गल का गमन नहीं है। तो कुछ पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? हाँ? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि गमन वाले पदार्थ नहीं होने से गमन में निमित्त भूत पदार्थ भी वहां उपस्थित नहीं है। तो कौन से गमन वाले पदार्थ? जीव और पुद्गल गमन वाले पदार्थ हैं जो अलौकाकाश में नहीं है। तो गमन में निमित्त भूत होने वाले धर्म अधर्म और काल भी वहां पर नहीं है। अंतर समझ में आया? ना कि उसकी पर्याय के परिणमन का उस काल से कुछ लेना देना है। पर्याय का परिणमन तो काल की अपेक्षा से होता ही नहीं है। ये तो एक और बात है कि हम उस पर्याय को समय की अपेक्षा से माप लेते हैं। बेसिकली काल द्रव्य तो यहाँ पर गमन की शक्ति को समझाने के लिए है, चाहे फिर वो जीव का गमन हो चाहे वे पुद्गल का गमन हो। अब जितनी भी टीका पढ़ोगे काल के संदर्भ में, उनमें जो तर्क होगा वो पर्याय का तर्क नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ गमन का तर्क होगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में? ये सिद्धांत है, ये नियम है कि कोई वस्तु गमन करेगी तो गमन के साथ क्या चीजें, तीन चीजें लगेंगी उसमें। क्या क्या लगेगा? एक तो स्पीड, एक लगेगा टाइम, और एक लगेगा डिस्टेंस। तीन चीजें लगेंगी। समझ में ही बात नहीं समझ में? क्या चीज, क्या क्या लगेंगे? तीन सिद्धांत। एक लगेगा गति, एक लगेगा समय, और एक लगेगी दूरी। पकड़ में ही बात? तो आकाश में दूरी है या नहीं है? कि प्रदेशों की दूरी है। और पुद्गल में गमन की शक्ति है या नहीं है? कि शक्ति है। तो वो शक्ति का समय कैसे मापेंगे? कि वो समय नाम का द्रव्य है जिससे उस गमन की शक्ति को नापा जाता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अब वो समय और किस किस काम आता है? कि मात्र गति की शक्ति को मापने काम नहीं आता, हम उसे अन्य पर्याय आदि की गणना भी करते हैं। उसके कारण पर्याय होती हो ऐसा नहीं है। आई समझ में बात या नहीं समझ में? कि वो लोकाकाश में काल परिणमित होगा तो अखंड आकाश द्रव्य का परिणमन भी उसमें निमित्तभूत होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक या नहीं समझ में बात? अभी आ गई? थोड़ा सा और शांति से विचारोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी तो अपना हम समय हो गया। व्यंजन पर्यायों को भी तो इसी से नापते हैं ना, समय समय जिसको से तो नाप के बता, व्यंजन पर्यायों को जब लेते हैं हम। ये तो आपने ये अभी सिद्ध किया समझाता कि हूँ। मतलब गति की अपेक्षा से, मतलब जो काल द्रव्य का हाँ। परिणमन हमने वो पहचाना कि काल द्रव्य है, वो गति की अपेक्षा से पहचाना है। लेकिन जो हम्म। व्यंजन पर्यायों में हम लगाते हैं वो समय की अपेक्षा से, वो कैसे लगाएंगे मतलब? अभी क्या सुन रहे थे आप? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तो अपनी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चले जाते हो है। अभी बोला तो सही कि अर्थ पर्याय हो चाहे व्यंजन पर्याय हो, उन्हें भी हम उन काल द्रव्य की अपेक्षा से नापते हैं, अपनी सुविधा से नापते हैं ना, वो तो हम नापते हैं। लेकिन काल द्रव्य के कारण उनमें परिणमन होता हो ऐसा नहीं है। काल द्रव्य का जो मूल स्थिति, जो काल द्रव्य है उसकी सिद्धि, वो पर्याय के परिणमन से नहीं होगी, वो गमन से होगी। दो द्रव्य जो जीव और पुद्गल हैं वो जो गमन कर रहे हैं, उनकी गमन करने में की जो जो समय समय लगेगा, वो समय भाव को सिद्ध वो ही करेगा काल द्रव्य को सिद्ध। जीव की पर्याय काल द्रव्य को सिद्ध नहीं करेगी, या पुद्गल की पर्याय काल द्रव्य को सिद्ध नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य स्वभाव से परिणामी है। आकाश द्रव्य भी परिणामी है ना, ऐसा तो नहीं कि वो अपरिणामी हो। तो वो परिणामी स्वभाव वाला जो अलग अलोकाकाश नामक द्रव्य है, वो काल के कारण परिणमित होता है ऐसा तो नहीं है। वो तो अपने स्वभाव से परिणमित होता है। वो तो जीव की या किसी भी द्रव्य की अपनी स्वाभाविक शक्ति है कि वो उत्पाद व ध्रुव युक्त ही होगा। अब उस उत्पाद व ध्रुव युक्तता की जो पर्याय है, एक समय की पर्याय, मैंने उस पर्याय को हम एक समय का कहते हैं। तो वो एक समय की जो गणना है वो काल के निमित्त से हम करते हैं, काल के कारण नहीं होती। लेकिन काल के कारण क्या होता है? कि जब कोई द्रव्य गति करता है, गमन करता है, गमन करता है, तो उस गमन में जो समय मापा जाएगा, जैसे स्पेस के लिए आकाश को मापा जाएगा, गमन में निमित्त धर्म को मापा जाएगा, स्थिरता में निमित्त अधर्म को मापा जाएगा, ऐसे ही स्पीड में लगने वाले समय को काल द्रव्य से मापा जाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? अब जब ये टीका कर रहे हैं तो यहाँ पे जीव की पर्याय और पुद्गल की पर्याय ये सब नहीं ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जब कोई पुद्गल का एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से मंद गति से दूसरे प्रदेश पर गमन करता है, तब वहां काल द्रव्य का निमित्त पड़ता है। ऐसा कह रहे हैं नहीं कह रहे? और हम कहाँ लगाते हैं उसको? हमेशा
एक द्रव्य के पर्याय स्वभाव पर ही लगाते हैं बार बार। ये तो हमने अपनी सुविधा से क्रिएट किया ना, यहाँ पर समझना बात को। वो एक समय की है, वो तो एक अलग बात है, वो है ही एक समय की, लेकिन वो समय नापेंगे कैसे, वो समय की स्थिति क्या है। तो ये स्थिति मापने का तरीका ये है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, जैसे जीव के प्रदेश मापे तो आकाश से मापे। समझ में बात नहीं समझी, आकाश के प्रदेशों से किसके प्रदेशों को नापा, जीव के प्रदेशों को नापा। ऐसे ही काल द्रव्य का काम तो है स्पीड के टाइम को काउंट करना, लेकिन उसी से हमने जीव की पर्यायों को भी काउंट कर लिया, अन्य द्रव्य की पर्याय को भी काउंट कर लिया। जब अर्थ पर्याय को काउंट कर लिया तो व्यंजन पर्याय को भी काउंट कर लिया, समझे ना, उसको भावों से भी काउंट कर लिया। अब कोई कहने लगे कि गणित नाम का भी एक द्रव्य होता है भैया, क्या कहने लगे कि गणित नाम का भी एक द्रव्य होता है, तभी तो आप गणना कर पाते हो। अगर गणित नाम का द्रव्य नहीं होगा तो गणना भी नहीं कर पाओगे, क्या समझे तो ऐसा नहीं है, समझे या नहीं समझे ये बात, ठीक है, ऐसे नहीं होती उसकी सिद्धि। अब तर्क उठाओगे तो ऐसे ऐसे तर्क उठेंगे, पकड़ में आती बात, नहीं पकड़ में आती है। लेकिन वो वस्तु स्वरूप कैसा है, वो वस्तु स्वरूप ऐसा है, उसे ऐसा ही समझना पड़ेगा। अब जब इस सब प्रकार के आगे प्रश्न आएंगे इसमें, अपने आप ही आएंगे, तो वहां आचार्य एक उत्तर देंगे। देखो मैं, समय तो आपका हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको ना यहाँ पे पूरा कर देता तो अच्छा रहेगा। हम्म, देखो 382 नंबर का पेज निकालो और अंतिम तीसरी लाइन निकालो। देखो, तक पहुंच जाता है सो, मिल गया सभी को। 382 नंबर का पेज, आखिरी की तीसरी लाइन हिंदी में। सो वह परमाणु के विशेष प्रकार की, मिल गया, जिसको नहीं मिला वो मिल बतलाओ। मिल गया सबको। सबको मिल गया, हाँ। तो अब सुनो ध्यान से, देखो क्या लिखा, पढ़ तो आप अपने आप लेना। यहाँ पे एक तर्क उठाया उन्होंने कि वो गति आप जो नाप रहे हो उसमें तो इस प्रकार की समस्या भी आ सकती है, वो उसने उस गति को कैसे किया। मैंने तर्क ये है कि जब पुद्गल का परमाणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर गया मंद गति से, तो उसने एक समय लिया, और जब उसने असंख्यात प्रदेशों को मापा तो भी उसने एक समय में नाप लिया। ये कैसे संभव है, ये तर्क है, और तर्क बिल्कुल जेन्युइन है ना। तो देखो उत्तर क्या दिया उन्होंने, उत्तर ये दिया, सो वह परमाणु के विशेष प्रकार की गति परिणाम के कारण ही है। परमाणु में ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार की गति परिणमित की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। इससे कहीं समय के असंख्यात अंश नहीं होते। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई वो तो उस परमाणु की अपनी शक्ति है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और स्वभाव है उसका, उस स्वभाव में तर्क होता नहीं है। समझ नहीं बात, नहीं समझे, माने उस पुद्गल परमाणु का अपना ऐसा ही स्वभाव है कि वो मंद गति से चले तो एक समय, और तीव्र गति से चले और असंख्यात प्रदेशों को मापे तो एक समय। उसमें कोई समय के अंश और वो कर दे, क्रिएट कर दे, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता, हमें कैसे पता, क्योंकि वास्तविक बात तो केवल ज्ञान में है, और केवल ही भगवान ने ऐसा ही कहा है, और वो द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है। सो हम इसे इस प्रकार से ही स्वीकार कर लेते हैं। आगे बात समझ में नहीं समझ, माने सारे उत्तर हमारे पास हो ऐसा भी नहीं है ठीक है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम व्यर्थ के तर्क उसमें खड़े कर सको और उसमें व्यर्थ की परिभाषा दे सको, ऐसा भी नहीं है। दो बातें समझ में आती नहीं आती है, क्या समझे। आचार्य संबंधभद्र कहते हैं कि मैं चाहूं तो इस जैन दर्शन के विरुद्ध दूसरा दर्शन खड़ा कर सकता हूं, समझे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों, आपकी वीतरागता मुझे इतनी प्रिय है भगवान, कि मेरा ऐसा करने का मन ही होता नहीं। अब वो कैसे खड़ा करेंगे, ऐसे खड़ा करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति है तो मैं कहूं कि जैन दर्शन गलत है, गणित नाम का एक द्रव्य होता है, और मैं सिद्ध कर दूंगा गणित नाम के द्रव्य को, जैन दर्शन से ही सिद्ध कर दूंगा समझे। लेकिन वो व्यर्थ का दिमागी एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। आती है बात समझ में, नहीं आती है। वो स्वरूप अगर शांति से पढ़ा जाए, समझा जाए, जाना जाए, तो भली प्रकार से बात अपने ज्ञान में समझ में आती, ज्ञान में यहाँ समझ में आती है, वो तर्कों में समझ में नहीं आती है। वो बुद्धि, वो ज्ञान में समझ में आती है, सम्यक ज्ञान में समझ में आती है कि ऐसा उस वस्तु का स्वरूप है। समझे, ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।